अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज हम आए हैं जियो के भैरू चीफ फ़हीम सिद्दीकी साहब के घर पे और उनके कैरियर के हवाले से, कुछ माजी में, कुछ फ्यूचर में, उसके हवाले से बात करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्टेट क्राइम चिल्ड्रन के हवाले से है, जो फ़हीम सिद्दीकी साहब से बात करेंगे। आइए फ़हीम सिद्दीकी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थैंक यू फॉर टाइम। सर ये बता दीजिएगा सर, ये स्टेट क्राइम चिल्ड्रन जो है इस टाइम कराची में बहुत ज़्यादा फैल रहा है सर, इसके हवाले से कुछ सर बताएं। देखिए, स्ट्रीट क्राइम इस वक्त कराची का एक इश्यू तो है और आज से नहीं है कि पिछले 3 दिहाइयों से हम देख रहे हैं कि ये स्ट्रीट क्राइम जो है कराची में बहुत तेज़ी से पनप रहा है। और इसमें जो असल चीज़ जो है वो ये है कि जब कराची में 80 की 90 की दिहाई में कराची में जब किडनैपिंग फॉर रैंसम जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा था और उसको रोकने के लिए एक इदारा बनाया गया, सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी, जो CPLC कहलाता है। CPLC के बनने के बाद पुलिस ने और शहरियों ने मुश्तरका तौर पर किडनैपिंग फॉर रैंसम के खिलाफ कार्रवाइयाँ की और उसके नतीजे में किडनैपिंग फॉर रैंसम जो है वो काफ़ी नीचे आया। लेकिन उन्हीं दिनों ये क्राइम जो है जिसने जड़ पकड़ी वो था बेसिकली स्ट्रीट क्राइम। स्ट्रीट क्राइम को माजी में तो हम ये कहा करते थे कि स्ट्रीट क्राइम जो है वो बेसिकली उर्दू में या इससे पहले जब ये मोबाइल फोन छीनने की वारदातों से इसका एक रब्त नहीं हुआ था तो इसे कहा जाता था रेजनी हो गई, राह चलते किसी को लूट लिया गया। लेकिन ये जब मोबाइल फोन आया है उसके बाद खास तौर पे जो है इसमें ये हुआ है कि जनाब लोग जो है अब इसे स्ट्रीट क्राइम इस तरह से कहने और समझने लगे हैं कि जनाब किसी के साथ अगर मोबाइल छिन गया किसी का या उसके साथ और वैल्यूएबल उसकी कुछ छिन गई चीजें तो उसको जो है बेसिकली स्ट्रीट क्राइम कहा जाने लगा। सर गवर्नमेंट इस पे फोकस क्यों नहीं करती सर? ये तो हम हर एरियाज में देखते हैं कि सिग्नल्स पे चले आए आप, बच्चों, छोटे छोटे बच्चे, कोई माफिया है क्या है, इसके ऊपर गवर्नमेंट क्यों नहीं फोकस करती सर? देखिए, स्ट्रीट क्राइम को फिर हम चिल्ड्रन से, मैं आपके सवाल के ऊपर ही आ रहा था कि चिल्ड्रंस को भी इसमें इस्तेमाल किया जाने लगा। और अब हम एक और चीज कहते हैं कि हर वो क्राइम जो स्ट्रीट पे होता है वो स्ट्रीट क्राइम है। अब आप कह रहे हैं कि जनाब चिल्ड्रंस को जिस तरह से इन्वॉल्व किया जाता है, चिल्ड्रंस को जिस तरह से यूज किया जाता है मुख्तलिफ क्राइम्स में, ये भी बहुत पुरानी कहानी है, बहुत पुराना जुर्म है और ये होता आया है। अभी इसमें इजाफा हमें देखने में मिल रहा है कि कराची में पिछले दिनों जो है किडनैपिंग की वारदातें बहुत ज्यादा हुई, जिसमें बच्चे जो हैं वो गायब हुए, लापता बच्चे। यही बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह के क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं, उनसे भीख मंगवाई जाती है, उनसे दीगर जो क्राइम होते हैं वो करवाए जाते हैं। यकीनन ये जो एक बहुत पनपता हुआ जुर्म है और इसमें जो है डेफिनेटली गवर्नमेंट से बढ़ के जो है वो मैं ये कहूंगा कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस जुर्म को जो है वो पनपने से रोकें। लेकिन हमें जो एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, जो यहाँ पे कराची के शहरियों को भी एहसास हो रहा है बार बार, कि नीयत की कमी है। कवानीन मौजूद हैं, फोर्सेस मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं, इदारों के पास वसाइल मौजूद हैं, अगर नहीं है तो नीयत नहीं है और जब नीयत ना हो करने की तो फिर कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू सर। अच्छा सर, सेकंड हमारा सवाल ये है आपसे, हमारी नॉलेज के हिसाब से सर, आप 90 या 92 के अंदर न्यूज़पेपर में थे सर, उसके बाद फिर आपने आई थिंक जियो FIR स्टार्ट किया और जियो FIR स्टार्ट करने में सर आपको कितना टाइम लगा और क्या क्या परेशानियां और क्या क्या मुश्किल आपने इसमें देखी? देखिए, इसमें बेसिकली मैं बताऊं कि जब 1992 में मैंने अपने प्रोफेशन का आगाज़ किया और मेरा करियर जो है वो उसमें अगर मैं यूं देखूं तो 10 साल जो है वो प्रिंट मीडिया के हैं। 10 साल मैंने मुख्तलिफ अखबारात में काम किया। मेरा पहला अखबार जो है कराची से एक रोज़नामा निकलता था शाम का, कौमी अखबार, मैंने वहाँ से अपने करियर का आगाज़ किया और कौमी अखबार से लेकर फिर कोई 10 साल तक मैं मुख्तलिफ अखबारात में काम करता रहा, जिसमें जिसारत है, हुर्रियत है, जिसारत है, उसके बाद खबरें हैं, KPI न्यूज़ एजेंसी है, एक्सप्रेस है और एक्सप्रेस से जो है मैं फिर जियो आया 2002 में और अब मुझे 20 साल इस इदारे में हो चुके हैं। 2005 में हमने एक शो शुरू किया था, क्राइम बेस्ड शो था जियो FIR, जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं। उस वक्त जो है वो बेसिकली पाकिस्तान में न्यूज़ चैनल्स इतने ज़्यादा नहीं थे और जियो ज़ाहिर है पहला 24 आवर्स न्यूज़ चैनल था, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर दीगर चैनल आए। तो 2005 हमने ये देखा, आपने जब जियो FIR स्टार्ट किया और जियो FIR स्टार्ट करने के बाद मुख्तलिफ चैनल वालों ने आपको कॉपी किया और फिर तकरीबन इस तरह के एक्टिविटीज वाले चैनल जो है ये सारा इन्होंने एक पूरा प्रोसेस बना के आपको देख के फिर बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। 2005 तक जैसे मैंने कहा ना कि कोई और ऐसा बड़ा चैनल नहीं था। हमारे बाद जो कुछ चैनल्स थे उनमें ARY था, ARY भी पूरी तरह से न्यूज़ चैनल नहीं था, वो भी बाद में 24 आवर्स न्यूज़ चैनल हुआ। उस वक्त तक उनके यहाँ सिर्फ हेडलाइंस हुआ करती थी, टॉप ऑफ द ईयर। उसके अलावा इंडस था, फिर आज TV आया था। तो 2005 में जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया जियो FIR तो इसको एक बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली
और फिर एक वक्त में ये था कि एक फ्लैग शो था जियो का, और 10 साल मैंने ये प्रोग्राम किया, 2005 से लेके 2015 तक। और इन 10 सालों के दौरान जो है सर वो इन 10 डेफिनेटली सालों कॉपी है। में 10 सालों में ऐसा आपको लगता था, ये आप इतना खतरनाक शो करते थे तो आपको तो डर तो लगता होगा सर कि आप, क्योंकि एक्टिविटी ऐसी थी आपकी कि ऐसा नहीं है कि डर इसमें किस बात का, बेसिकली प्रोफेशन, जब हम प्रिंट मीडिया में थे तो वहाँ जो है वो हमने कराची ऑपरेशन भी देखा और क्राइम को वहाँ पे भी कवर किया। तो जब मैं इस जियो में आया था, तो जो जियो की पहली स्टोरी थी जिसने जियो को बूस्ट दिया और जिससे लोगों ने जियो को जाना, वो थी कराची के इलाके डिफेंस में एक इनकाउंटर की। ये इनकाउंटर जो है वो पुलिस और रेंजर्स के दरमियान सुबह शुरू हुआ और शाम तक जारी रहा। और इस इनकाउंटर के नतीजे में वहां से अलकायदा का उस वक्त जो नंबर 3 था, रमजी बिन अल शिबा, वो पकड़ा गया था। तमाम दिन हम वहां से रिपोर्टिंग करते रहे और कोई एहसास ही नहीं था कि हम कोई नया काम कर रहे हैं, कोई डिफरेंट काम कर रहे हैं। और लोग जो है वो ये हुए हुए थे कि जनाब पाकिस्तान में कोई नया चैनल आ गया जो प्राइवेट चैनल है और जो इनकाउंटर दिखा रहा है और लाइव दिखा रहा है। अच्छा, अब वो जब जब हमने सब कवर किया तो हमारे जहनों में ये था कि जब कराची ऑपरेशन कवर किया हुआ है, क्राइम कवर किया हुआ है, तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी इस तरह से फायरिंग में, धमाकों में कवरेज। लेकिन शाम में जब मैं ऑफिस पहुंचा उस दिन कवरेज करके, तो पूरा ऑफिस खड़े होकर तालियां बजाने लगा। तो मुझे पता चला कि मैं कोई बहुत बड़ा काम करके आया हूँ, वरना तो हमारे लिए तो हाँ सही बात। रूटीन की बात थी वो। एनीवे, तो फिर आगे जाके जब हमने वो प्रोग्राम शुरू किया जियो एफआईआर, तो जियो एफआईआर डेफिनेटली, आप जब किसी की दुम पे प्यार रखते हैं तो बुरा तो लगता है, लेकिन एक चीज अच्छी थी हमारे प्रोग्राम की कि हम जो है वो प्रोग्राम को बड़ा बैलेंस लेके चलते थे। हम जिसके खिलाफ भी स्टोरी दिया करते थे उसका मौक़िफ़ उसमें जरूर शामिल किया करते थे, और जो हमारा टॉपिक होता था उस टॉपिक पे हम गेस्ट जो बुलाते थे उनसे उसके ऊपर बात करते थे, तो बैलेंस करके चलते थे। तो जब सहाफ़त का उसूल भी यही है, और जब आप स्टोरी को बैलेंस कर लेते हैं, उसे कवर्जन शामिल कर लेते हैं स्टोरी में, तो फिर डेफिनेटली वो शख्स जो है वो इतना तो उसे होता है कि यार हाँ, इन्होंने स्टोरी तो दी है लेकिन जर्नलिज्म के तकाज़ों के मुताबिक मेरा वर्जन इसमें शामिल किया है। अच्छा सर, जीएफआईआर आपने किया और काफी टाइम तक आपने कहा 10 साल तक मैंने जीएफआईआर किया, उसके बाद फिर आप कराची के ब्यूरो चीफ बने जियो के। सर उसमें आपको किन किन लोगों ने सपोर्ट किया ब्यूरो चीफ बनने में? देखिए, जिस वक्त 2014 में जब एक नया चैनल जो है वो बोल आया, तो बहुत से लोगों ने जो है वो मुख्तलिफ इदारों से वो बोल का रुख किया और उन्होंने जाकर बोल को ज्वाइन भी कर लिया था। मैं उस वक्त जो है वो जियो एफआईआर कर रहा था और उस वक्त जो है वो धरना चल रहा था इस्लामाबाद में पीटीआई का। तो इसी दौरान जो है वो जब लोगों ने शिफ्ट किया हमारे यहाँ, तो स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा वो बना। तो मेरा ये था कि मुझसे कहा गया कि आप आके ब्यूरो चीफ की जिम्मेदारियां संभालें। पहले मैं रिलेक्टेंट था, लेकिन मेरा ये था कि उन दिनों प्रोग्राम जो है वो भी ऑन एंड ऑफ था धरने की वजह से। कभी हम दिखा पाते थे, प्रोग्राम ऑन एयर कर पाते थे, कभी नहीं भी कर पाते थे। तो उन दिनों जो है फिर वो ये था कि यार मुझसे रिक्वेस्ट की गई कि आप वो कर लें। मैंने कहा ठीक है, लेकिन फिर मैं प्रोग्राम साथ में नहीं करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम भी यही चाहेंगे कि आप जो है फिर वन साइडेड होके एक जाने वो करें। तो उस वक्त जो है मैंने फिर ब्यूरो चीफ की जिम्मेदारी संभाली। इसमें हमारे जो उस वक्त सीईओ थे, आज भी हैं, मीर इब्राहिम, उन्होंने काफ़ी इसमें रोल प्ले किया। उनके घर पे इस हवाले से मीटिंग्स हुई, उसमें उन्होंने मुझे आमादा किया कि मैं ब्यूरो चीफ की जिम्मेदारियां संभालूं। वहां से फिर मैंने ब्यूरो चीफ की जिम्मेदारियां संभाली। सर वो तो ठीक है आप, लेकिन सर आपको सपोर्ट किन किन लोगों ने किया? कोई एक नहीं, ज़ाहिर है मेरी फैमिली ने उसमें मुझे बहुत सपोर्ट किया। ऑफिस में कुछ दोस्त थे जिन्होंने इसमें बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक ऐसे वक्त में मैं ब्यूरो चीफ बनने जा रहा था जब मेरे पास से काफ़ी रिपोर्टर्स जा चुके थे, जब मेरे पास से काफ़ी कैमरामैन जा चुके थे, मेरे पास से काफ़ी डेस्क स्टाफ जा चुका था। और एक ऐसा वक्त था कि जब आपको जो है, और फिर गवर्नमेंट से हमारी एक रिफ्ट भी उस वक्त चल रही थी। तो ये वो वक्त था जब हामिद मीर के ऊपर जो है वो अटैक हुआ था, और हामिद मीर के भाई ने जो है एक ऐसा स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया था जिसकी वजह से हमारे ऊपर काफ़ी दबाव भी था। तो वो एक ऐसा वक्त था कि जिस वक्त जो है बहुत आपको हौसले की, हिम्मत की और सपोर्ट की ज़रूरत थी। बहुत से मेरे ऑफिस कोलीग्स हैं जिन्होंने इसमें मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से वो एक सफ़र था जो जारी है। थैंक यू सर। अच्छा सर, एक सवाल और सर, आपके कैरियर का कोई ऐसा वाकया जिसने आपको सर हिला के रख दिया हो? देखिए, कई वाक़यात हैं ऐसे जो डेफ़िनेटली आपको डिस्टर्ब करते हैं। और मैं अगर अपने प्रिंट मीडिया के दौर की बात करूं तो मुझे वो वाक़या नहीं भूलता जब कलरी लेक में जो है, कलरी झील में एक साथ जो है एक फैमिली के कोई 30 लोग जो हैं वो कश्ती डूबने से जाँ बाग हुए थे। तो लाशें बहुत देखी अपने कैरियर में, जली हुई, डूबी हुई, हर तरह की लाशें देखी, फायरिंग से हलाक। लेकिन
उस दिन में मुझे याद है कि मैं ईदी सर्द खाने में मौजूद था और रिजवान ईदी जो है वो एक 6 माह के बच्चे की बॉडी उठाई जब उसमें दाखिल हुआ सर्द खाने में, तो मैं हिल के रह गया था कि यार वो बड़ा प्यारा सा मासूम सा बच्चा था। और जाहिर है बच्चे तो सांझे होते हैं, ठीक ठीक। होता है। वो एक ऐसा वाकया था जो मुझे आज तक याद है। उसके अलावा जो एक और चीज़ थी वो ये थी कि जब मेरा अपना बेटा और भांजी शहीद हुए और ये 10 मुहर्रम को 2009 में जब ब्लास्ट हुआ है मेजिना रोड पर, वो भी एक ज़ाहिर है काफ़ी हिला देने वाला वाकया था। हमारी फैमिली को पूरी उसने डिस्टर्ब किया, हमारी सहाफ़ी कम्युनिटी को काफ़ी वो डिस्टर्ब किया। और वो एक बड़ा अजीब सा वाकया भी था कि उसमें जो है वो कराची में, अगर मैं क्राइम रिपोर्टिंग के हवाले से बात करूं तो मैंने 8 मुहर्रम को कराची में ब्लास्ट हुआ उस साल, मैंने वो रिपोर्ट किया। 9 मुहर्रम को ब्लास्ट हुआ, मैंने वो रिपोर्ट किया। और लोग आज भी मुझसे सवाल करते हैं कि फिर 10 मुहर्रम को तुम क्यों अपने बच्चों को लेकर जो है वो जुलूस में चले गए। तो थोड़ा सा अजीब सी बात है कि हमारा तो खैर ये बिलीव है कि जब कहीं मौत जहाँ आनी है वहाँ पहुंच ही जाते हैं। डेफिनेटली तो डेफिनेटली। जब उस दिन मैं बच्चों को ऐसे ही रूटीन नहीं, कोई वो नहीं था, प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, बच्चों को ऐसे ही ऑफिस ले गया था बेसिकली तो मैं। और ऑफिस से जो है फिर ऐसे ही प्लान हुआ कि बच्चों को चलो ताज़िए दिखा के लाते हैं। तो हम जब छोटे थे तो हम लाइंस एरिया में रहते थे, मुझे याद है कि हमारे वालिदैन 9-10 मुहर्रम को हाथ पकड़ के जो है वो इमेजिना रोड पे ले आते थे, ताज़िए वाज़िए देखते थे। जब स्कूल लाइफ में जो है वो स्काउटिंग की, तो स्काउटिंग के दौरान जो है हमारा कैंप जो है वो फर्स्ट एड के लिए लगा करता था, स्काउट कैंप ओपन स्काउटिंग का। वो 8-9-10 मुहर्रम वहीं गुजरते थे एमेजिना रोड पर। जब प्रोफेशन में आए तो 8-9-10 मुहर्रम वहीं एमेजिना रोड पर रिपोर्टिंग करते हुए गुजरते थे। तो कोई ऐसी चीज मुझे उस दिन फील नहीं हुई जब मैं बच्चों को वहां ले जा रहा था। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा हूँ, बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप पहुंच जाते हैं उस जगह पे। जब मैं ऑफिस से निकलने लगा तो मैंने ट्रांसपोर्ट डेस्क को कहा कि कोई गाड़ी नीचे लगाएं और मैं जो हूँ जो मुझे बंस रोड तक छोड़ दे। मेरा प्लान ये था बंस रोड से आराम बाग तक जो है मैं पैदल जाऊंगा जामा क्लास तक और वहां से बच्चों को दिखा के वापस आ जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही हुआ, गाड़ी नीचे लगी, बस रोड उतरा, बस रोड से बच्चों को साथ लिया और हम जामा क्लास तक गए। जब जामा क्लास पहुंचे तो वहां इस तरह से उन्होंने कंटेनर्स लगा के ब्लॉक किया हुआ था कि आप दूसरी तरफ झांक भी नहीं सकते थे। मैं वहां से वापस हुआ और मैंने रास्ते से फोन किया कि कोई गाड़ी जो स्टिकर जिस पे लगा हुआ, उस स्टिकर जारी होते हैं मुहर्रम में जो गाड़ियां जो है जुलूस में जाती हैं उनके लिए, तो कोई गाड़ी बंस रोड आ जाए वो मुझे बोल्टन मार्केट वाले रास्ते से जुलूस में ले जाए। ऐसे ही हुआ, गाड़ी आ गई, गाड़ी में बैठ के जब मैं बोल्टन मार्केट वाले रास्ते से जब एंटर होने लगे तो वहां बैरियर्स लगे हुए थे, स्काउट्स खड़े हुए थे। उन्होंने कहा ये गाड़ी बाहर क्यों गई थी, अभी अंदर नहीं जाती सकती, इसका स्टिकर एक्सपायर हो गया। मैं दरवाजा खोल के उतरने लगा तो स्काउट ने मुझे देखा, उसने कहा अच्छा अच्छा फहीम भाई अच्छा आ जाए। उसने बैरियर हटाया, हम आगे बढ़ गए। इतने में मेरी नज़र जो है वो हमारे एक एसएसपी दोस्त थे, मोहिब अली, रिटायर हो गए, तो वो नजर आया। मैंने उसे हाथ हिलाया, उसने देखा नहीं। मैंने उसे फोन मिलाया, मैंने कहा तुम आप दुआ सलाम से भी गए? नहीं नहीं, तुम कहाँ हो? अभी तुम्हारे पास से जो गाड़ी गुजरी है उसमें हो। तो उसने कहा नहीं नहीं रुको, पहले जो है वो शरबत पीना फिर जाना। मैंने कहा नहीं यार बच्चे साथ हैं, बस मैं निकल जाऊंगा। थोड़े से आगे पहुंचे तो जो मुहर्रम का जुलूस था वो मैन लाइट हाउस के सिग्नल के ऊपर वो रुका हुआ था। अच्छा, जब मैं वहां पहुंचा हूं तो मेरा ये था कि बस अब मैं बच्चों को लेके वापस निकल जाऊंगा, थोड़ा सा इन्हें दिखा विखा के। जहां मैं जाके खड़ा हुआ हूं तो इत्तेफाक से मेरी नज़र जब मेरे राइट साइड पे गई तो वहां पे जो कैंप था, उस कैंप में हमारे एक जर्नलिस्ट साथी थे कामरान, वो मुझे नजर आए। और उनके साथ जो है वो ये अदाकार साजिद हसन और उसके बहनोई और एक दो दोस्त और जो है वो वहाँ दिखे। कामरान ने जैसे मुझे देखा वो एकदम आगे आया, उसने रस्सी उठाई और उसने कहा अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ। मैंने कहा नहीं यार बच्चे साथ में निकल जाओ। कहना यार हालात ऐसे ही हैं, अंदर आ जाओ बच्चों के साथ अंदर। मैं जाके वहां बैठ गया कुर्सियों पे, हम बैठ के बातें बातें करने लगे। इसी दौरान जो है वो जुलूस जो है जब चलना शुरू हुआ तो बच्चे जाके वो ये सबील टाइप का कैंप था जिसपे पानी वानी वो रखते हैं, बच्चे जाके जो है वो वहां खड़े हो गए। तो मुझे याद है बच्चे कि सर आपसे अलग हुए थे या बच्चों के नहीं साथ ही बच्चे थे? मेरे साथ ही थे। बस अच्छा। ये कैंप में हम जब अंदर बैठे आके तो बच्चे टेबल्स के पास जाके खड़े हो गए थे वो जुलूस को देखने के लिए। तो बस उसी वक्त जो है वो इत्तेफाक ब्लास्ट हुआ है, उस जगह पे ब्लास्ट हुआ है जहां अल्लाह ने मुझे पहुंचाना था। और उस ब्लास्ट के नतीजे में मेरे बच्चों समेत कोई 48 लोग शहीद हुए, मैं और मुझ समेत और भी कई लोग जो हैं वो जख्मी हुए। जिस जगह मैं जख्मी हुआ उस जगह कोई नहीं बचा। ये लोग वो थे जो जुलूस से थोड़ा सा फासले पे थे, जिसको कोई चीज उड़ के जाके लग गई या कुछ और हुआ। जिस जगह मैं था उस जानिब मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे
उसमें 48 लोग जख्मी हुए। इसमें अदाकार साजिद हसन भी जख्मी हुए थे और भी हमारे जर्नलिस्ट साथी हैं वो जख्मी हुए थे। सब मेरे रब के फैसले हैं, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, अल्लाह ने एक बेटा लिया, मुझे 3 बेटे दिए। माशाल्लाह अल्लाह तेरा माशाल्लाह। लाख लाख शुक्र। अच्छा सर, उसके बाद फिर आपकी फैमिली थोड़ी सी परेशान तो हुई होगी, जाहिर सी बात है, और इतना बड़ा सानिया भी हो गया था, तो उसके बाद आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया या नहीं किया सर? बिल्कुल किया। इतना बड़ा सानिया होने के बाद। बिल्कुल किया। देखें, इसमें एक बड़ी अजीब सी बात जिसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो बड़े आराम से समझ में आ जाती है कि जब ये ब्लास्ट हुआ तो ये मुमकिन था कि मैं भी नहीं बचता। मैंने आपसे कहा कि 48 लोग उस जगह पे जहां मैं था वहां शहीद हो गए, मैं बच गया। मेरे जिस्म का कोई हिस्सा अलग नहीं हुआ। मेरे एक बॉम्ब कट पीस जो है वो आके मेरी फीमर बोन मेरे यहाँ थाई में घुसा और मेरी फीमर बोन जो है वो चूरा हो गई थी, बिल्कुल गैप आ गया था उसमें फीमर बोन में। और मैं कोई उस वक्त जो है 10 दिन जो है वो हॉस्पिटल में रहा। अब अगर मैं भी नहीं बचता तो मेरी बीवी, मेरी फैमिली के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता सरवाइव करना। बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब मैं जख्मी हुआ तो अब बच्चे तो चले गए थे, अब मेरी फैमिली के लिए ऊपर भी बड़ा वो था प्रेशर कि वो मुझे जो है वो सपोर्ट करें। तो जब वो मेरे पास आते थे तो बड़ा खुद को कंपोज करके आते थे, कोई और बात नहीं हो कुछ नहीं हो, वो उसमें हॉस्पिटल जब मेरे पास आते थे, मैं जब वो लोग आते थे तो मैं खुद को बड़ा कंपोज रखता था कि यार इनके ऊपर कोई कमजोरी का एहसास नहीं हो और अब हम इस चीज से किस तरह से निकलें। तो ये जो वक्त था ना एक दूसरे को सपोर्ट करने का, इसने बेसिकली हमें इस सारे उससे निकाला। अल्लाह ने सब्र भी दिया, शुक्र का भी मौका दिया। तो उसके नतीजे में अपनी सबसे बड़ी बात जो है कौम मेरे साथ खड़ी थी। मैं ये बात बारहा बताता हूँ कि मैं 10 दिन आखान अस्पताल में रहा। इन 10 दिनों में मैं कोई 10,000 लोगों से मिला हूँगा और इनमें से शायद मैं 9,000 को नहीं जानता था ये कौन है। वो आते थे, मुझसे मिलते थे, चले जाते थे। और इतने ही लोगों से शायद मैं मिल नहीं सका जो बाहर आए। मैं कभी डॉक्टर है मेरे पास, कभी फैमिली है, कभी कोई और वजह है, मैं सो रहा हूँ, वो मुझसे नहीं मिल सके। और मुझे इतने खुतूत, इतनी ईमेल्स, इतने मैसेजेस मिले पूरे पाकिस्तान से, पाकिस्तान से बाहर से, मोहब्बत का, हमदर्दी का इजहार किया और उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। उस सपोर्ट के नतीजे में मैं समझता हूँ कि मैं खड़े होने में कामयाब हुआ। थैंक यू सर। अच्छा सर, अभी रिसेंटली आप देख रहे होंगे मुजाहिद कॉलोनी, सर बहुत बड़ा सानिया हुआ वहाँ पे सर। सर वहाँ हम खुद वीडियो करके आए सर, तकरीबन 700 से 800 घर सर मिसमार कर दिए गए सर। लेकिन हमने वहाँ कोई चैनल नहीं देखा सर, कोई बड़ा चैनल सर, जियो हो या समा हो या एयर हाउस, सर कोई चैनल उनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा सर? ऐसा नहीं है, हमने उनकी, जब वो वाक़या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, हमने मुताद्दिद बार उनकी कवरेजेस की हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कवरेज की हैं, कवरेजेस की हैं। वहाँ जो सियासी रहनुमाओं ने जाके अपनी सियासत चमकाई है, हमने उसकी कवरेज की है। तो हमने उस इशू को जो है वो उठा के रखा है। लेकिन इसमें जो बेसिकली इशू था वो ये था कि ज़ाहिर है ये एक अदालती हुक्म पे ये सारी कार्रवाई हो रही है और हमारे यहाँ अदालतें ऑर्डर तो कर देती हैं और उस ऑर्डर के नतीजे में कभी नस्ला टावर गिरा दिया जाता है जो शहर का के लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल चीज़ बनी। ज़ाहिर है लोगों ने उसमें परचेजिंग की हुई थी। कभी जो है वो अलादीन पार्क गिरा दिया जाता है जिससे लोग जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे, और कभी ये मुजाहिद कॉलोनी जैसे डिसीजन आ जाते हैं। तो इसमें अदालतें जो है उनको भी सोचना चाहिए कि वो किस तरह के जजमेंट्स दे रही हैं। लेकिन असल चीज़ यही है कि अगर आप बात करें मीडिया के हवाले से तो मीडिया ने इस वाक़े को जिस हद तक भी मुमकिन हो सका है वो उसे कवरेज दी है और आज भी दे रहे हैं। कल भी जो है, जब कल या परसों की बात है, जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनके वक्त से मुलाकात की मुझे, वो खबर भी जो है हमारे यहाँ नशर हुई। तो ऐसा नहीं है कि मीडिया से नज़रअंदाज कर रहा है। अच्छा सर, हमने ये देखा कि आपका आई थिंक 30 से 32 साल का कैरियर है जियो के अंदर। जी बिल्कुल। और 30 से 32 साल के अंदर आपका बहुत बड़ा पीरियड है सर ये। सर तकरीबन लोग मैंने देखे कि सर चैनल छोड़ के दूसरे चैनल में सरवाइव कर जाते हैं, और आप सर जियो में थे और जियो में ही हैं सर। इसकी वजह या किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया, आप हमारी तरफ आए, कोई चैनल ऐसा हुआ सर आज? लेकिन जियो में मुझे 20 साल हो गए। अच्छा, ठीक है, 10 साल मेरा प्रिंट मीडिया का है और 20 साल जियो जब से आया, जब से मैं जियो के साथ हूँ। और इन 20 सालों में मुताद्दिद बार जो है वो दीगर चैनल से मुझे ऑफर्स हुई, लेकिन मैं नहीं गया। इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि शायद कोई और चैनल मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि जाहिर है बहुत ही
जिस तरह की मैं गुफ्तगू करता हूँ, जिस तरह की मैं बात करता हूँ, वो ज़ाहिर है इतना आसान नहीं है किसी दूसरे चैनल को बर्दाश्त करना। दूसरा ये कि ज़ाहिर है जियो जो है वो एक बड़ा चैनल है, बड़ा सबसे चैनल, बड़ी बिल्कुल स्क्रीन है बिल्कुल है सर। जियो की, और जियो छोड़ के जो लोग गए आज वो आपको ज़ीरो नज़र आएंगे। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन देखने वाले और आप भी बखूबी जानते हैं कि वो तमाम बड़े नाम जिन्होंने जियो छोड़ा जी जी वो एक वक्त में जाके ज़ीरो हो गए थे। जी जी जियो में मुझे 20 सालों में इस सबसे बड़े तो यही कि जब ये 2009 वाला वाक़या हुआ, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं किसी और चैनल में होता, मेरे मुख्तलिफ वक्तों में 5 ऑपरेशन हुए, फिजियोथेरेपी कई-कई महीने तक चलती रहती थी। जियो ने कभी मेरी तनख्वाह नहीं रोकी। जियो ने कभी जो है मुझे मेरी जेब से एक पाई खर्च नहीं हुई किसी भी ऑपरेशन के हवाले से, कोई मेडिसिन्स के हवाले से, कोई फिजियोथेरेपी के हवाले से, कभी मुझे कोई वो नहीं हुआ। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं किसी और इदारे में होता और ये वाक़या हो जाता, तो मैं भी कि वो इदारा बर्दाश्त करता, लेकिन इस हद तक नहीं बर्दाश्त करता और मैं लाखों रुपए के कर्ज़े के बोझ तले आ जाता। तो ये भी एक बड़ी वजह है जियो ना छोड़ने की, और ज़ाहिर है जियो में एक फैमिली है, इश्यूज़ आते हैं, ऊपर-नीचे होती हैं चीज़ें, लेकिन जियो में एक फैमिली का कल्चर है और हम उस फैमिली के कल्चर के तहत चलते हैं। बड़ा मज़ा आता है काम करने में जियो में, ऐसा कुछ वो नहीं है। अच्छा सर, एक इशू और है जो मुझे लोग बताते भी हैं सर। हमारे कराची के अंदर सर आपने देखा होगा गार्बेज का बहुत इशू है सर। सिंध गवर्नमेंट सर इसके ऊपर फोकस क्यों नहीं करती? वजूहत क्या है सर? क्या कोई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो उसको इस पे काम नहीं कर? अभी हमने रिसेंटली सर वीडियो करी है, आप यकीन करें, ट्रस्ट में सर, हमने इस वीडियो को स्टार्ट किया रोशन बाग से, हमने स्टार्ट किया, हम बफर जोन गए, बफर जोन से हम लोग यूपी गए, यूपी से नॉर्थ कराची, नॉर्थ कराची के बाद न्यू कराची, न्यू कराची के काफी एरियाज हमने उसको देखा। सिंध गवर्नमेंट या कौन सा ऐसा डिपार्ट है सर जो इस पे फोकस क्यों नहीं करता सर? वजूहत क्या है? देखिए कराची जो है वो अब से कुछ अरसे पहले तक की फिगर्स मैं कह रहा हूँ, मैं तो खैर उस वक्त भी इस फिगर्स पे यकीन नहीं करता था कि 14,000 टन कचरा डेली इस शहर में प्रोड्यूस होता है। इसमें हर तरह का कचरा है। ये कचरा जो है, जब ज़ाहिर है एक इससे बहुत सी माफियाज इससे जुड़ी हुई भी हैं, तो उसकी वजह से जो है वो चीज़ें वो माफियाज अपना अपना रोल प्ले करती हैं। गवर्नमेंट ने इस मसले से निपटने के लिए, पहले ये होता था कि यार केएमसी था, फिर डीएमसी उसके तहत बनी, और अब जो है एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जी जी डिपार्टमेंट बना जी दिया गया बिल्कुल। है जो कचरे को ठिकाने लगाने के लिए बनाया गया है। ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, इसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अभी हालिया दिनों पर जो इसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का जो सरबरा था, उसे एक सियासी शख्सियत के कहने पर जिसने उसका हुक्म नहीं माना था, उसे हटा दिया गया। वो सारा मामला एक ठेके के ऊपर था कि यार एक ठेका दिया जाना था, वो ठेका नहीं दिया गया, तो उसके नतीजे में जो है वो उन साहब को भी हटाया गया। तो हमारे यहाँ मैं एक बात वही जो पहले मैंने आपसे स्ट्रीट क्राइम के हवाले से कही कि नीयत नहीं है। जब नीयत ना हो तो फिर आप कोई भी चीज़ जो है वो नहीं कर सकते, डिलीवर नहीं कर सकते। कराची में कचरा एक बहुत बड़ा मसला है, और एक मौके पे जब हमने इसके ऊपर स्पेशल ट्रांसमिशंस की, तो हमने कराची की जगह से कचराची लिख के जो है हमने ट्रांसमिशंस की। गवर्नमेंट के दावे अपनी जगह, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनाना, उसके तहत जो है वो मुख्तलिफ चाइनीज कंपनीज को ठेके देना, उसके बाद जो है उसमें दीगर लोगों को इन्वॉल्व करना, ये सब अपनी जगह, लेकिन इसका रिजल्ट जो है हमें नजर नहीं आ रहा है। अच्छा सर, लास्ट सवाल सर, आपका कीमती टाइम में सिर्फ लास्ट सवाल है सर। सवाल ये है सर कि हमारे आई थिंक कराची या पाकिस्तान में 33,000 एनजीओ है सर, हमारी नॉलेज के हिसाब से सर। लेकिन सर अभी जो एक इतना बड़ा सानिया हुआ मुजाहिद कॉलोनी में सर, वहां पर लोग खाने से पीने से और मजीद उनकी एक्टिविटी सर बहुत ज्यादा नाजुक हालत में थी सर। सर कोई एनजीओ वहां क्यों नहीं पहुंची सर, जो बाहर सपोर्ट कर रहे हैं? और बहुत सारी एनजीओ हैं वहां पर। सलाब आया, सलाब जदगान को वो सपोर्ट कर रहे हैं सर, उनके घर बना के दे रहे हैं, मजीद उनके लिए राशन सारी चीजें कर रहे हैं सर। कराची की आवाम को सर ये चीज फैसिलिटी सर क्यों नहीं मिलती सर? और देखिए मैं नहीं समझता कि इसमें कोई जानबूझ के कुछ हुआ। मुजाहिद कॉलोनी का एक इशू ऐसा इशू था कि जिसको सोशल मीडिया पे भी और हुकूमत की तरफ से भी, हुकूमती इदारों की जानिब से भी एक ख़ास मोड़ दिया गया। वो ये था कि जनाब ये नाजायज़ तजावुज़ात थी, और एक रोड थी यहाँ पर, उस रोड के ऊपर बेसिकली जो ये तजावुज़ात कायम की गई थी। और जाहिर है किसी भी रोड पे अगर कब्जा करके आप मकानात बना देंगे तो वो है तो गलत। सर वो तो ठीक है सर, 70 साल पुरानी उससे सर, क्या फरक पड़ता है? सर 70 साल पुरानी। उससे क्या उससे फर्क पहले पड़ता सर है? जिन 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 लोगों ने सर ये साइन करे
पहले के जो हुक्मरान थे या जो जिन्होंने देखिए इसमें डेफिनेटली इदारों के उन अफराद की यकीनन कोताही है, यकीनन उनकी गैर जिम्मेदारी है, उनका मुजरिमाना फेल है कि उन्होंने जो है यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन होने दी। लेकिन इसका ये मतलब तो कतई नहीं हो सकता कि जनाब हम ये कह दें कि जनाब आप अगर एक इस चीज को अगर हम मिसाल ना बनाएं तो कल को मुमकिन है कोई और सड़क जो है वो इसी तरह से जो है वो उस पर तजावुजात हो जाए, वहां पे पूरी पूरी आबादी बन जाए। तो देखिए मैं सही या गलत के चक्कर में नहीं पड़ रहा, अदालत का फैसला है, डेफिनेटली अदालत ने कहा तो पुलिस हुकूमत ने और पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई भी की। लेकिन ये जरूर था कि वो तजावुजात थी और तजावुजात जो है वो देर आयत दुरुस्त आयत के तहत वो हटाई गई हैं और उसका फायदा जो है डेफिनेटली वहां आसपास के लोगों को होगा भी। मुजाहिद कॉलोनी पूरी नहीं हटा दी गई, आपके बिल में होना चाहिए कि मुजाहिद कॉलोनी पूरी नहीं मसमार कर दी गई, सिर्फ एक रोड निकालने के लिए वहां पे किया गया। और ऐसा तो लाइंस एरिया से में भी किया गया, जब लाइंस एरिया से आपने जो है वो ये निकाली थी लाइन, जिसे हम क्या कहते हैं सिग्नल फ्री कॉरिडोर जब आपने बनाया था और मज़ार कायद के पीछे से जब आप लेके गए थे वहां से भी आपने लाइंस एरिया से जो है लोगों को हटाया था। होना ये चाहिए था बेसिकली कि जब हम जिम्मेदारों का तायुन नहीं होता सबसे बढ़कर, और होना ये चाहिए था कि जिन लोगों को इस फैसले से नुकसान पहुंचा, जिनके इतने पुराने पुराने घर जो है वो गिरा दिए गए, उनको कोई मुतबादिल जगह दी जाती। लेकिन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, डेफिनेटली इसका ये गलत फेल है। पीपल्स पार्टी को ऐसा करना चाहिए था, उसकी वजह से जो है वो दीगर जमातों को जो है वो मौका भी मिला कि उन्होंने इसके ऊपर सियासत भी की। लेकिन जाहिर है इस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट है और पीडीएम के उसमें जो है वो जो जिन्हें अपोजिशन करनी चाहिए थी वो भी उसका हिस्सा है, चाहे वो फजलुर रहमान हो, चाहे वो एमकेएम हो, सबसे बढ़ के जो शहर का अपना होने का दावा करते हैं, या एएनपी हो या कोई और हो, ये सब क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे थे तो कोई आवाज नहीं उठी जो जिस तरह से उठनी चाहिए थी। सर थैंक यू वेरी मच। अभी साहब आपने हमारे सारे सवाल सुना और फ़हीम सिद्दीकी साहब ने सारे सवाल को जवाब भी दिया, आप लोगों ने सुना। जब तक के लिए हमारी पूरी टीम को याद दिया। अल्लाह हाफिज़।